एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। जो इन गांव वालों को काम दे रहा है और साथ ही साथ इस गांव को भी डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ये सुनकर एजे की दीदी कहती है कि हाँ, वो कोई और नहीं, तुम्हारा होने वाला पति एजे है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये सब उसने किया है? तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसी ने किया है ये सब जानकर तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि वो इतना कुछ करता है तो उसके पास काफी पैसे होंगे ना। तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसके पास अंबानी जितने पैसे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो गई होती है और कहती है ये क्या, अंबानी जितने पैसे उसके पास? तो उसकी दीदी कहती है अरे थोड़ा शांत हो जाओ, गाँव वालों को नहीं पता वो इतना अमीर है। वो अपने पैसों का ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, और तुम भी शहर में जाकर ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, और ऐसे भी दूसरों के सामने अमीरी झाड़ना नहीं चाहिए। मैं इन बातों को अच्छी तरह से समझती हूँ। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो अब हम एजे से मिल लेते हैं, वो वहीं पे है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर एजे की दीदी जीक्यू को एजे के पास ले जाती है। फिर वो एजे के पास जाकर कहती है कि एजे, मैं जीक्यू को तुमसे मिलने के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो जैसे मुड़ता है, और जीक्यू जब उसे देखती है तब वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, पर कहा मुझे याद नहीं आ रहा। वो सारी बातें सोच रही होती है, इसी बीच एजे का पैर फिसलता है और वो गिरने वाला ही होता है। ये देखकर जीक्यू जल्दी से जाती है और वो उसे पकड़ लेती है, और वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तब वो दोनों तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और जीक्यू तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितना ज्यादा गुड लुकिंग है, और तो और ये बॉडी, ये मसल्स, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सिक्स पैक्स वाला मेरा होने वाला पति है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है, इसी बीच उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर तो एजे कहता है कि अरे तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। ये सुनकर एजे की दीदी जल्दी से टिश्यू से उसका नाक साफ करने लग जाती है, और वो कहती है कि हम तो समुद्र के पास है और ये जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो अचानक से तुम्हारे नाक से खून कैसे निकलने लग गया? इसी बीच एक अंकल पीछे से कहते हैं कि अरे हमारे गांव में ऐसे ही नहीं कहते, ये जी हमारे गांव का सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का है। जरा तुम अपनी पत्नी को तो देखो, जैसे उसने तुम्हें देखा वो तो खुद को संभाल ही नहीं पाई और उसके नाक से खून निकलने लग गया। ये सब सुनकर तो ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर एक दूसरा अंकल कहता है कि एजे, हमें अपनी शादी की दावत कब देने वाले हो? ये सुनकर एजे कहता है कि इन चीजों के बारे में मेरी दीदी को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। फिर वो लोग इसी तरह उसे छेड़ने लग जाते हैं, और फिर जीक्यू इन बातों को बदलते हुए एजे से कहती है कि हेलो, मेरा नाम जीक्यू है। ये सुनकर वो भी उससे हाथ मिला लेता है। फिर वो कहती है कि मैंने स्पेस डिजाइनर की पढ़ाई की है, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर एजे कहता है कि हाँ, मुझे ये सब पता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है? तो वो सर हिलाकर हाँ कहता है। फिर एजे सोचता है कि हम पूरे 5 सालों के बाद मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है, इसी बीच जी क्यों अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसे जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहाँ देखा है। एजी की दीदी इन दोनों को शर्माते हुए देखकर इन दोनों का हाथ पकड़ लेती है, और वो कहती है कि मैं जल्दी से एक अच्छा तारीख देखकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये कहते ही ये सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसकी छोटी बहन यूरो को देखते हैं, जो शॉपिंग करके अपने घर आई होती है। उसे देखकर उसके साथ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि जी क्यों। ये सुनकर यूरो कहती है कि क्या आप मुझे बुला रही हो? तो उसकी सास कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम्हारे परिवार में क्या दो दो जी क्यों है? ये सुनकर यूरो अपने मन में सोचती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं अब जी क्यों हूँ, न कि यूरो। फिर वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है कि क्या तुमने अपनी बीबी को हमारे घर के नियम के बारे में नहीं बताया? अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर जुमिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो अभी नई नई है ना, उसे हमारी फैमिली रूल के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर उसकी सास कहती है तो क्या हुआ, उसे नहीं पता तो तुम बताओ ना, जब देखो खाली शॉपिंग करती रहती है, क्या उसे पता नहीं जू परिवार की हालत क्या है? ये सुनकर जुमिन कहता है कि माँ, ये क्या कह रही हो तुम? अपनी बेटे की ये बात सुनकर उन्हें भी समझ आता है कि उन्होंने गुस्से में अपने मुंह से ही असली बात बता दी है। फिर यूरो, जो जीक्यू बनी हुई है, जुमिन से कहती है कि मैं क्या तुम्हारे पैसे से एक बैग भी नहीं खरीद सकती? मुझे क्या अभी बैग खरीदने के लिए मेरा दहेज का पैसा यूज करना पड़ेगा? ये सुनकर उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं बेबी, माँ का ये मतलब नहीं है, तुम गलत वे में बातों को मत लो। तो यूरो कहती है कि तो फिर तुम्हारी माँ का कहने का क्या मतलब है? उसकी बातें सुनकर तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये काफी ज्यादा परेशान कर रही है,
अगर कंपनी में इतना ज्यादा कर्जा नहीं होता तो मैं तो इस जैसी लड़की से शादी भी नहीं करता। ये सोचते ये सीन पे कट होता है। फिर हम जीक्यू को देखते हैं एजे के साथ। फिर एजे जीक्यू को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि बट इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम सबके सामने गरीब बनकर रहते हो, तुम मुझे ये सभी बताना चाहते हो ना। ये सुनकर वो सर हिलाता है तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी सारी बातें सुनकर एजे आगे कुछ कह पाता इससे पहले जीक्यू का फोन बजने लग जाता है। फिर जीक्यू अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उसे वीडियो कॉल किया है। ये देखकर वो उस कॉल को उठा लेती है। फिर वो कहती है कि हाँ बोलिए। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम गांव में जाकर अपने पापा से किस तरह से बात करना है वो तुम भूल गई हो। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि तुम्हारी असली बेटी यूरो है, ना कि मैं। ये सुनकर उसके पापा को गुस्सा आ जाता है, पर उसके पापा अपने गुस्से को पीकर उससे कहते हैं कि तुमने पहले मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी संभाल के रखूं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा वो सब कहने का क्या मतलब था। अपने पापा की ये सारी बातें सुनने के बाद जीतू कहती है कि मैंने वो सब इसलिए कहा था क्योंकि वो सब पैसे मेरे हैं। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि क्या कह रही हो तुम, कौन से पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने वो सारे पैसे तुम्हारी बहन की दहेज में दे दिया। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आपने मेरी शादी में एक पैसा खर्च नहीं किया और अपनी बेटी के टाइम पे मेरी माँ के बचाए हुए पैसे सारे खर्च कर दिए। ये सुनकर उसके पापा उससे आगे कुछ कह पाते इससे पहले वो कहती है कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। उसे इतना उदास देखकर एजे कहता है कि जी क्यों, तुम उन पर गुस्सा कर कर अपना मूड मत खराब करो, और ऐसे भी मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास इतना अच्छा गुड लुकिंग हस्बैंड है, और तो और वो काफी ज्यादा केयरिंग भी है। जी परिवार से काफी ज्यादा अच्छा है मेरा ये परिवार, और अब से ना मुझे जी परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वह सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके डैड उसे मैसेज करके कहते हैं कि आज के बाद से तुम शहर में कभी नहीं लौटोगे और अपनी बहन की जिंदगी में तो कभी भी आने की कोशिश मत करना, समझी तुम। ये सब पढ़कर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उन्हें रिप्लाई करने ही वाली होती है। इसी बीच एजे उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसके डैड को ब्लॉक कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखा करो, और वो ज्यादा परेशान करे तो उन्हें ब्लॉक कर दिया करो। ये सुनकर वो तो बस उसे देखती रह जाती है और उसे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसकी सारी बातें सुनकर। फिर एजे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दीदी ने खाना बना लिया होगा, चलो हम घर चलते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हमें यूरो को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे जो परिवार के बिजनेस में कुछ परेशानी है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि नहीं नहीं बेबी, तुम गलत समझ रही हो, माँ बस थोड़ा गुस्से में थी। वो इतना कह ही पाता है। इसी बीच वहाँ पर एक मेड आती है और वो कहती है कि मैम सर, बाहर कोई बिने गांव से आया है, वो आपका बाहर इंतजार कर रहा है। ये सुनकर यूरो शॉक हो जाती है और वो डरते हुए कहती है कि बिने गांव से कौन। तो वो मेड कहती है कि करीब आपकी उम्र की एक लड़की आई है। ये सुनकर वो डर जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि कहीं ये जीक्यू तो नहीं है। ये सोचते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम फैंग फैंग को देखते हैं जो वहां पर आई हुई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि और थोड़ी देर बाद मैं जो परिवार को सारी सच्चाई बता दूंगी, उसके बाद ये जे बस मेरा हो जाएगा। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हमें यूरो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। ये देखकर उसकी सास कहती है कि जी क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुम बिना गांव के किसी को जानती हो। ये सब सुनकर तो उसे समझ ही नहीं आता वो उन्हें क्या बोले। इसी बीच वो मेड कहती है कि क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं। ये सुनते ही यूरो कहती है कि रुको, मैं उसे अंदर ले आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। उसे इस तरह से देखकर उसकी सास को थोड़ा शक हो जाता है। फिर वो कहती है कि जुमिन, ये जी क्यों इतनी डरी हुई क्यों थी, क्या वो हमसे कुछ छुपा रही है। ये सुनकर तो भी नहीं समझ पाता कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी। फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि ये सब अब जरूरी नहीं है माँ, जरूरी जो है वो करो, हमें अभी उसे बातों में बहलाकर हमारा जो कर्जा है उसे चुकाना होगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ तू ठीक कह रहा है, हमें अभी कैसे भी कर कर उसे बहलाकर पैसे लेने ही होंगे। फिर जुमिन कहता है कि वो पैसे मिलने के बाद मैं कैसे भी कर कर बिना ही गाँव में जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें इन्वेस्ट करना होगा।
नहीं तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है, हाँ तू ठीक बोल रहा है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हम सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। फिर जुमिन कहता है कि ऐसे मैंने बिनई गांव के मुखिया से बात की है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में उस बिजनेसमैन से बात करेगा। उसके बाद वो मुझे रात को कॉल करके बताएगा कि मैं इस बिजनेस में उनके साथ काम कर सकता हूँ या नहीं। ये कहते ही एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरो फैंग फैंग से कहती है कि क्या तुम बिने गांव से आई हो? तो फैंग फैंग कहती है कि हाँ। फिर फैंग फैंग कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जीक्यू की छोटी बहन हो। क्यों, सही कहा ना? ये सुनकर यूरो गुस्से में कहती है कि तुम क्या बकवास करी हो, मैं तो जीक्यू हूँ। फिर वो गुस्से में अपने मेट से कहती है कि तुम इसे बाहर निकालो। ये सुनकर उसकी मेट उसे बाहर निकालने लग जाती है, पर वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जो परिवार के मालिक, सुनो सुनो, ये लड़की झूठी है। उन लोगों के इतने चिल्लाने की वजह से जुमिन और उसकी माँ बाहर निकल आती है। फिर जुमिन की माँ कहती है कि अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? उन्हें यहाँ पर देखकर फैंग फैंग कहती है कि तुम झो परिवार के बेटे हो ना? तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनते ही वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुमने जिस औरत से शादी की है वो जीक्यू नहीं है। ये सुनकर तो जुमिन और उसकी माँ दोनों ही शॉक हो गए होते हैं और इसे इस तरह से बोलते हुए देखकर यूरो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या बकवास करी हो? ये कहते हुए वो उसे घर से बाहर निकालने लग जाती है, बट वो तो किसी की बात नहीं सुनती। वो तो चिल्ला चिल्लाकर उल्टा सबको बताने लग जाती है, ये लड़की जीक्यू नहीं है, ये तो जीक्यू की छोटी बहन है, यूरो। फिर जुमिन की माँ जुमिन से कहती है कि ये जीक्यू नहीं है, ये उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीक्यू है क्या नहीं, हमें तो बस पैसे से मतलब है। वो जीक्यू के पास हो या फिर यूरो के पास, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर जुमिन फैंग फैंग को धक्का मारकर गिरा देता है और वो यूरो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या इसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? ये सुनकर तो शौकी हो गई होती है। उसके बाद उसकी सास भी वहां पर आती है और उसे कहती है, हाँ बेटा तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों को इतना केयर करते हुए देखकर यूरो अपने मन में सोचती है कि क्या ये लोग अभी भी मेरी केयर कर रहे हैं और मुझ पर भरोसा भी कर रहे हैं? ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच फैंग फैंग गुस्से में कहती है कि अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता, ये जीक्यू नहीं है, ये यूरो है, यूरो। ये सुनकर यूरो जुबिन से कुछ कहने वाली होती है। इसी बीच जुबिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन चीजों को संभाल लूंगा, तुम पहले माँ के साथ अंदर जाओ, तब तक मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर वो अपनी सास के साथ अंदर चली जाती है, बड़ी एटीट्यूड के साथ। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहती है कि अरे वो जीक्यू नहीं है। उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन उसे पकड़ता है और वो उससे कहता है कि चुप करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझी तुम? नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, मेरे घर में जबरदस्ती घुसने के लिए और मेरी वाइफ पर हाथ उठाने के लिए। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ कर दो केस, फिर तुम्हें पता चल जाएगा वो असली जीक्यू नहीं है। यह सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि देखो मेरी बीबी कौन है कौन नहीं मुझे अच्छी से पता है, तो मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? तो फिर तुम अभी यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये सुनकर तो ये शौकी हो जाती है और ये कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीक्यू है क्या फिर यूरो? ये सुनकर वो कहता है कि हमारी फैमिली मैटर से तुम दूर रहो, समझी? और तुम चुपचाप से अपने गाँव चली जाओ। ये कहते हुए वो ऐसे चला जाता है और ये सब सुनकर इसका तो मुंह ही बन गया होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूरो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सास कहती है कि यूरो बेटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यूरो हो या फिर जेक्यू, तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करती हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है बेटा। फिर जुमिन भी कहता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि 10 साल पुराना वो शादी का वादा जरूरी है। इन लोगों की सारी बातें सुनकर तो यूरो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जो सच्चाई जानने के बाद भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच जहाँ पर उसका पति जूमिन कहता है कि यूरो दरअसल मुझे एक मदद की जरूरत है। ये सुनकर यूरो कहती है कि क्या मदद चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, अगर वो मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी। और ऐसे भी अब तो हम एक फैमिली है, तो जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही ना। ये सुनकर वो कहता है कि दरअसल मैं एक नया प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ पैसे कम पड़े हैं, तो क्या तुम अपने दहेज में से मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? तो कहती है कि हाँ क्यों नहीं।
ये सुनकर तो उसकी सास और उसका पति दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। फिर उसकी सास उसे मक्खन लगाने लग जाती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं, जिसे आकर मुखिया कहता है कि एजे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो एजे कहता है कि जी मुखिया जी, बोलिए। तो मुखिया कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें पता है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या। तो मुखिया जी कहते हैं कि शहर का एक बहुत बड़ा आदमी तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। यह सुनकर एजे की दीदी कहती है कि मुखिया जी, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, आप एजे के बारे में किसी भी बाहरी आदमी को नहीं बताएंगे, तो फिर अब आप इस आदमी को एजे से क्यों मिलाना चाहते हैं। यह सुनकर मुखिया कहता है कि अरे, पहले जो आदमी आए थे वो तो ऐबे गैबे थे, बट अब जो आदमी एजे से मिलने आया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये हाइजीन का टॉप 5 कंपनी का मालिक है। तो एजे, अब तुम ही बताओ, तुम इनके साथ काम करना चाहते हो क्या नहीं। एजे कुछ कहता उससे पहले उसकी दीदी मना कर देती है। यह सुनकर मुखिया जी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं उन्हें मना कर देता हूँ। ये कहकर वो अपना फोन बाहर निकालता है और वो उन्हें कॉल करने वाला ही होता है। इसी बीच जीक्यू मुखिया जी को रोक देती है। जीक्यू को रोकते हुए देखकर एजे जीक्यू से पूछता है कि क्या हुआ जीक्यू, क्या तुम इनके साथ काम करना चाहती हो। तो कहती है कि हाँ, मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ, और तो और नई नई चीजों को भी मैं सीखना चाहती हूँ। सच में ये काफी अच्छा मौका है, ये मौका अगर मिल जाए तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वो इस प्रोजेक्ट के बारे में एजे को समझाने लग जाती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद एजे मान जाता है। फिर वो मुखिया जी को कहता है कि तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुखिया कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं उन्हें अभी बता देता हूँ। फिर मुखिया जुमिन को कॉल करता है, पर जुमिन तभी नाराज था, जिस वजह से उसे यूरो कहती है कि जुमिन, तुम्हें मुखिया जी कॉल कर रहे हैं। यह सुनकर जुमिन कहता है कि तो फिर तुम उनसे बात कर लो, मैं अभी नारा हूँ। तो कहती है कि ठीक है, तो फिर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो, मैं जुमिन की बाई बोल रही हूँ, वो नारे हैं, तो अगर आपको उन्हें कुछ बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर आप उन्हें बता देना इस संडे वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो फिर आप लोग इस संडे को आ जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं ये सारी बातें अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ। फिर मुखिया जी फोन रख देते हैं और वो एजे से कहते हैं कि ऐसे एजे, तुम लोग जब शादी करोगे मुझे जरूर बुलाना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मुखिया जी, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। फिर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर एजे की दीदी आती है और वो कहती है कि मुखिया जी चले गए क्या। तो कहता है कि हाँ दीदी, वो चले गए। फिर वो अपनी दीदी को कहता है कि ऐसे दीदी, मुखिया जी हमारी शादी के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या आपने डिसाइड कर लिया, आप हम दोनों की शादी कब करवाने वाले हो। तो कहती है कि हाँ, मैंने तुम लोगों की शादी के लिए एक अच्छा दिन देख लिया है, तुम लोगों की शादी इसी वीकेंड होने वाली है। ये सुनकर ये दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो दोनों ही साथ में कहते हैं कि क्या। इन लोगों को इतना शौक देखकर एजे की दीदी कहती है कि अरे क्या हो गया, तुम लोग इतना शौक क्यों हो गए। फिर जेक्यू कहती है कि इसी संडे वो बिजनेसमैन एजे से मिलने आने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले ही डिसाइड हुआ। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि अरे तो क्या हुआ, वो आ रहे हैं तो, अगर वो आ रहे हैं तो तुम उनसे मिल भी लेना और उन्हें अपनी शादी में भी इनवाइट कर लेना। ये कहते ही ये सीने पे कट होता है। फिर हम जीक्यू के स्टेप मॉम और उसके डैड को देखते हैं, जिनके पास यूरो आती है और उनसे कहती है कि मम्मी पापा, इस संडे मैं और जुमिन विनय गांव जा रहे हैं। ये सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पर क्यों, तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। वो इसी तरह काफी सारे उससे सवाल पूछने लग जाते हैं और इन लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद यूरो कहती है कि रुकिए रुकिए, बताती हूँ मैं क्यों विनय गांव जा रही हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ हाँ, जल्दी बताओ। तो यूरो उन्हें बताती है कि वो जुमिन के साथ विनय गांव एक बिजनेस डील करने के लिए जा रही है। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि ऐसे मैंने भी सुना है, विनय गांव धीरे धीरे काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, पर उस गांव को डेवलप करने वाला आदमी कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अपने पापा की सारी बातें सुनकर वो कहती है हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है उनके बारे में। तो उसके पापा कहते हैं कि तो क्या तुम दोनों उस बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हो। तो यूरो अपने डैड से कहती है कि हाँ, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर तो उसकी मम्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा भी।
फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं अपने दामाद की। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूरो को देखते हैं उसके हस्बैंड के साथ विनय गांव जाते हुए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जिसकी आज एजे से शादी हो रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और एजे भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो तो खुशी के मारे सबसे अपनी वाइफ को मिला रहा होता है। वो इसी तरह लोगों से बात कर ही रहा होता है, इसी बीच जहाँ पर मुखिया आता है और वो कहता है कि एजे, आज जब सबको पता चला कि तुम्हारी शादी है तब काफी सारे बिजनेसमैनों ने तुम्हारी शादी के लिए काफी सारे तोहफे भेजे हैं। ये सुनकर एजे अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को कहता है कि मैं बाहर वो सारे गिफ्ट्स लेने जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम में से कोई भी जी को परेशान नहीं करेगा, समझे? और उसे शराब तो बिल्कुल भी मत पिलाना। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, हम तेरी बीवी का ख्याल रखेंगे, अब तू जा भी। फिर एजे और उसकी दीदी और मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और जी क्यू वहाँ पर सारे रिश्तेदारों को संभालने लग जाती है। फिर हमें यूरो और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो बिना गाँव आ गए होते हैं। वह जुमिन बार बार मुखिया जी को कॉल कर रहा होता है बट मुखिया जी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। इसी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर यूरो कहती है कि क्या हुआ, मुखिया जी तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो यूरो कहती है कि कहीं उसने तुमसे झूठ तो नहीं बोला? तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे भी उन्हें मुझे झूठ बोलकर क्या ही मिलेगा, चलो हम आगे जाकर देखते हैं, शायद किसी से पता चल जाए। ये सुनकर यूरो अपना मुंह बनाते हुए आगे चलने लग जाती है। फिर यूरो और जूमिन चलते चलते एजी के घर तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच जी क्यू भी फोन में बात करते हुए घर से बाहर निकलती है और उसे जब यूरो शादी के जोड़े में देखती है तब वो उससे कहती है कि जी क्यू, आज क्या तुम्हारी शादी हो रही है? जीक्यू जब यूरो को वहाँ पर देखती है और उसकी सारी बातें सुनती है तब वो उसे इग्नोर करते हुए उसे जा रही होती है। बट यूरो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो तुम कहाँ जा रही हो? हाँ। यूरो को ऐसा करते हुए देखकर जीक्यू को गुस्सा आ जाता है। तो जीक्यू यूरो से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, बट वो नहीं छोड़ती। ये देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसका हाथ छुड़ाकर वहां से जा रही होती है बट यूरो उसे वहां से जाने नहीं देती और वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर यूरो उससे कहती है कि मुझे तुम साफ साफ बताओ, तुम फिर से यहाँ पर शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो पहले ही हो गई थी ना? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? ये कहते हुए वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर यूरो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ, तुम्हें शायद से याद दिलाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है बट जीक्यू उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसे अपने से दूर कर देती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर यूरो को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि यूरो, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर वो गुस्से में कहती है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जुमिन, तुम अभी जाकर उस जीक्यू को मारो। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि अच्छा जुमिन, तुम मुझे मारोगे? चलो आओ, मार के दिखाओ। उन दोनों बहनों की ये सारी बातें सुनकर जुमिन यूरो से कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो यूरो गुस्से में कहती है कि वो तुम्हारे सामने मुझे परेशान कर रही है, तो क्या तुम मेरे लिए उसे नहीं मार सकते? उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि जैसे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे ना, सबसे पहले तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, क्योंकि इस जैसी लड़की के साथ तो मैं नहीं रह सकता। वह सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच जीक्यू कहती है कि आज तुम लोग यहाँ पर मेरे पति से मिलने के लिए आए हो ना? ये सुनकर यूरो कहती है कि क्या, तुम्हारा पति? तो जीक्यू कहती है कि हाँ, मेरे पति से मिलने आए हो ना? ये सुनकर यूरो जुमिन से कहती है कि क्या हम जिससे मिलने आए हैं उसका नाम एजे है? ये सुनकर जुमिन कहता है कि बाहर किसी को उनका असली नाम नहीं पता, यहाँ तक कि मुखिया ने भी मुझे उनका नाम नहीं बताया और इसी वजह से मुझे उनका नाम नहीं पता। ये सुनकर यूरो जीक्यू को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा पति तो एक गरीब इंसान है, तो हम उस जैसे आदमी से मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू उससे कहती है कि मेरा पति अमीर है क्या गरीब, वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है मुखिया जी के साथ। फिर मुखिया कहता है कि ये देखो एजे, ये वो सारे गिफ्ट्स है जो तुम्हारी शादी पे गांव वालों ने और कुछ बिजनेसमैनों ने तुम्हें दिया है। ये सुनकर एजे कहता है कि ठीक है, तो फिर इन्हें घर ले चलते हैं। उसके ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें यूडो को दिखाया जाता है जो जीक्यू को बोलती है कि जीक्यू, ऐसा लगता है कि
इन गांव वालों के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी हिल गया है। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद यूरो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जीक्यू बोलती है कि अगर तुमने फिर से इन गांव वालों के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से मारूंगी। और ऐसे भी तुम लोग गांव में काम के लिए आए हो ना, तो अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरों के मामले में इतना उंगली क्यों कर रहे हो। फिर जुमिन कहता है कि इस गांव में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हम उसी से मिलने आए हैं, समझी तुम। तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। जुमिन की सारी बातें सुनकर जी क्यों उसे कुछ कहती इससे पहले यूरो उससे कहती है कि तुम जल्दी से हमें मुखिया जी के पास ले चलो, तुम्हें तो पता ही होगा वो कहाँ पर है। फिर जुमिन भी कहता है हाँ हमें उनके पास ले चलो, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये सब बकवास करने का, हमारे पास काफी सारा इम्पोर्टेंट काम है, समझी तुम। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या तुम्हारे पास काम भी है, कहीं तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट काम लोगों को धोखा देना तो नहीं है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जीक्यू यूरो से कहती है कि यूरो तुम क्या जानना चाहती हो जुमिन ने तुमसे शादी क्यों की है। ये सुनकर तो यूरो को समझ नहीं पाती। फिर वो जुमिन से पूछती है कि क्या ये जो बोल रही है वो सब सच है। इन दोनों बहनों की बातें सुनकर कि जुमिन अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये चीकू को पता है मैंने जी परिवार में क्यों शादी की है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था और उसे इतना चुप देखकर यूरो अपने मन में सोचती है कि क्या जी क्यों जो बोल रही है वो सब सच है, क्या इसने सच में मुझसे किसी मोटिव की वजह से शादी की है। फिर वो भी पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। उन सारी बातों को याद करने के बाद वो जुमिन से कुछ कहने ही वाली होती है। इससे पहले जुमिन उससे कहता है कि यूरो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसी वजह से वो कुछ भी बोल रही है। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, उल्टा तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहो। ये सुनकर यूरो कहती है कि तो फिर तुम थोड़ी देर पहले वो सब क्यों बोल रही थी। तो जीक्यू उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम अपने पति के कंपनी में जाकर चेक कर सकती हो, तब शायद तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन को गुस्सा आ जाता है। फिर जुमिन गुस्से में उस पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है। इसी बीच एक आदमी जुमिन से कहता है कि हे रुक जाओ। फिर ये लड़की इन दोनों से कहती है कि तुम लोग कौन हो जो एजे की बीवी को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर तो ये दोनों कुछ कह ही नहीं पाते। इसी बीच वो आदमी सारे रिश्तेदारों को बाहर बुला लेता है। ये सुनकर सारे रिश्तेदार भागते हुए आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत जो हमारे एजे भाई की बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों को इस तरह से देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।